दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हम CSS की जो ट्यूटोरियल सेशन हमने शुरू किया था उसकी दूसरी एपिसोड की तरफ जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हमारी ये बात होगी कि CSS में सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट बंदे को सिलेक्ट करने चाहिए। एक न्यू एस्पिरेंट के लिए, एक बिगिनर के लिए, एक न्यू कैंडिडेट के लिए जनाब कौन कौन सी हर्डल्स आती हैं जो वो फेस करता है सब्जेक्ट सिलेक्शन में, और फिर वो किस तरह उसको इन हर्डल को क्रॉस करके कोई अच्छी स्कीम जनाब सेलेक्ट करनी चाहिए। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये बात तो 100% क्लियर कर दूं कि इस वक्त जो स्कीम चल रही है, जो FPSC की साइट पे जो हमारे पास स्कीम मौजूद है, उसमें आप मिनिमम 4 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। याद रखें कि आपके पास 600 मार्क्स कंपलसरी है और 600 मार्क्स आपने ऑप्शनल में से सिलेक्ट करना होता है, जो कि आपकी अपनी चॉइस होती है। अब सब्जेक्ट सिलेक्शन एक इंतहाई सेंसिटिव और क्रिटिकल पॉइंट है, जो कि हर कैंडिडेट को बिफोर द सिलेक्शन काफ़ी हद तक उसको पढ़ लेना चाहिए, एनालाइज कर लेना चाहिए चीज़ों को, ताकि उसके दिमाग में जिस किस्म की भी एम्बिग्विटीज़ मौजूद हैं वो दूर हो सकें। सबसे पहली और अहम एडवाइस तमाम एस्पिरेंट के लिए ये है कि आप जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करें वो रियलिस्टिकली करें। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आता है और आप किस सब्जेक्ट को पास कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, या आपको पता है कि किस सब्जेक्ट के अंदर आपके वीक पॉइंट्स मौजूद हैं। तो ये तमाम इफ्स एंड बट्स देखकर आप अपना सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने की कोशिश करें। इसमें अब दूसरी जो इंतहाई इम्पोर्टेंट बात है वो ये याद रखें कि आपको कंपलसरी जितने भी पेपर्स होते हैं वो सिर्फ पास करवाते हैं, मतलब 40 नंबर आपको लेने हैं एवरेज, तो आपको वो 50 दे देगा, 45 दे देगा। बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का आपका एनालिसिस है तो आपको 65-70 तक ले जाएगा। ज़्यादातर कंपलसरी पेपर्स आपको 60 अबव मार्क्स नहीं देते। जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर दे देता है इसमें CSS के अंदर, जिसमें आपका कई बंदों का मैथ जो है ना वो स्ट्रांग होता है तो उनको 40 मार्क्स उधर से मिल जाते हैं, साइंस वीक रह जाता है। अगर आप ओवरऑल देखें तो लोगों के नंबर 160 170 इसके दरमियान आते हैं, जो लोग ना एक प्रॉपरली इसको करके जा रहे होते हैं। कहने की बात यह है कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको एवरेज नंबर ही देते हैं, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो सिलेक्शन है वो आपको एलोकेट करवाती है। अगर आपका फॉर्चुनेटली और पास हो जाता है तो रिटर्न आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इसलिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है और इंतहाई क्रिटिकल है। इस मामले को टैकल करने के लिए आपको कुछ बातों को अपने दिमाग के अंदर ना क्लियर कर लेना चाहिए। नंबर 1, आपको अपना सब्जेक्ट देखना चाहिए सबसे पहले तो, कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा है। फॉर एग्जांपल मेरा सब्जेक्ट ज़ूलॉजी है तो मैं देखूंगा कि यार ज़ूलॉजी का मुझे खुद कितनी आती है। रियलिस्टिकली स्पीकिंग, डोंट मेक योर सेल्फ कन्फ्यूज्ड, डोंट कन्फ्यूज़ योर सेल्फ एट एनी कॉस्ट। कि मुझे पता है कि मैंने ज़ूलॉजी पढ़ी हुई है और मुझे ये भी पता है कि मुझे कितनी ज़ूलॉजी आती है। अगर मैं 100 नंबर के पेपर में से 75, 80, 75, 80, 70 अबव स्कोर कर सकता हूँ, मुझे हर हाल के अंदर ज़ूलॉजी को करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए। मुझे उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि यार ना इसका इतना सिलेबस है, ये मुझे इतना टाइम लगेगा और ये इतने टाइम पीरियड के अंदर मुझे ये इतना स्कोर दे जाएगा। हर बंदे को, हर एस्पिरेंट के पास एक सब्जेक्ट होता है जो उसका अपना होता है, बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो न्यू होते हैं, जो उसने पढ़ने होते हैं। अब आपको बाकी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए ना अपने आप को कुछ एनालाइज करना है सबसे पहले तो, कि आप कर क्या सकते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स मुझे आती ही नहीं है, या बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई, उनको कभी भी इकोनॉमिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि यार ये इकोनॉमिक्स किस तरह क्लियर हो जाएगी। इवन जो इकोनॉमिक्स का बंदा है,
अगर वो उसका सिलेबस देखता है या फिज़िक्स का बंदा है, जब वो सारा सिलेबस देख के आता है और उसे पता होता है कि यार ना मैंने ये इतना डिटेल में पढ़ी है, ना ये मैंने इतने डिटेल में कभी पढ़ाई है, तो ये तो मुझे हो सकता है 200 के अंदर से 100 नंबर दे, तो इस किस्म का ऑप्शनल कभी भी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। याद रखें, आप अपने आप को ज़रूर देखें कि आपको असल में कौन सा सब्जेक्ट आता है। पहले अपना आता है, अगर अपना आता है डेफिनेटली उसकी तरफ जाएं, और अगर आपको थोड़ा आता है तो आपको फिर भी ऑप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक दफ़ा पढ़ने से 2 दफ़ा पढ़ने से काफ़ी हद तक अच्छा स्कोर दे सकता है। सेकेंड पॉइंट इज़ कि आपने स्कोरिंग ट्रेंड देखना होता है। पिछला रिज़ल्ट हर साल सितंबर में, अक्टूबर के अंदर ना रिज़ल्ट पिछले एग्ज़ाम का आ जाता है, और उसके बाद ना जो FPSC है और ये इदारे जो हैं ये रिपोर्ट बना के भेज देते हैं कि इस दफ़ा जो कंपैरेटिव एग्ज़ाम हुआ उसमें इस सब्जेक्ट में लोगों ने इतने नंबर लिए, इस सब्जेक्ट में इतने परसेंट के लोगों के नंबर 60 अबव थे, 70 अबव थे। आपको स्कोरिंग ट्रेंड देखना, आपको देखना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट टारगेट हो रहा है। याद रखें, हम सम टाइम कुछ अपने सब्जेक्ट के साथ मिलते जुलते सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेते हैं, मगर वो टारगेट हो जाते हैं। जब चीज़ें टारगेट हो जाती हैं उस वक़्त आप बहुत अच्छा भी लिख के आए ना तो वो आपको अच्छा स्कोर नहीं देता, और अगर आप नॉर्मल लिख के आए तो आपको फेल कर देता है। हमेशा अपने आप को इस लिहाज से क्लियर कर लें कि पहले नंबर पे आपने वो सिलेक्ट करना है जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दे। दूसरे नंबर पे आपको वो सिलेक्ट करना है जो अगर आप जो टारगेट हो जाए तो आपको फेल ना करे, क्योंकि इसमें फेलियर का चांस जनाब आपको पूरे का पूरा जो उसकी स्ट्रगल है उसकी तबाही फेर देगा। थर्ड वन, फिर आप एक ऐसा सब्जेक्ट देखें, अब क्योंकि आपके पास एक सब्जेक्ट वो है जो आपने पढ़ा हुआ है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 4 सब्जेक्ट वो हैं जो कि आपके लिए न्यू हैं और वो आपको ऐसे ही सिलेक्ट करने हैं, स्कोरिंग ट्रेंड देख के, टारगेट रिज़ल्ट देख के, इस किस्म की चीज़ों को देख के सिलेक्ट करना है। अब आपने देखना कि आप किस चीज़ को कंप्रीहेंड ईजिली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि मैं क्रिमिनोलॉजी ज़्यादा अच्छा पढ़ सकता हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि यार वो इंटरनेशनल लॉ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यार उन्होंने किताबें पढ़ी हुई हैं तो वो हिस्ट्री की तरफ अच्छा जा सकते हैं। कुछ लोगों को लगेगा यार गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी जो सब्जेक्ट है ये ज़्यादा मुझे स्कोर देगा। कुछ लोगों को लगेगा यार सोशियोलॉजी या सोशल वर्क मुझे ऑप्ट करना चाहिए, ये मेरे दूसरे सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप कर रहा है तो कुछ मेरी वहाँ पे हेल्प हो जाएगी। कुछ लोगों को लगेगा यार मुझे इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्ट करनी चाहिए, मैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी भी पढ़ूंगा, फिर मेरा जोलॉजी भी है तो इन्वायरमेंटल साइंस, जोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस तो एक ही ग्रुप में है। मगर कुछ लोग, केमिस्ट्री वाले लोगों को होता है कि यार ना मगर इन्वायरमेंटल साइंस रख ली जाए तो वो कुछ ना कुछ हद तक सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप करेगी तो इजीली हम कवर कर लेंगे उसको। तो ये ओवरलैपिंग देखना, फिर टारगेटेड सब्जेक्ट्स को देखना, फिर स्कोरिंग ट्रेंड्स को देखना, फिर अपनी कैपेबिलिटीज़ को मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनालाइज करना, ये आपको तमाम चीज़ें जनाब ना देख के पता लगता है कि आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कैसे करना है। इसके बाद है कि आप किसी भी किस्म के सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने से पहले ना उसका सिलेबस चेक कर लें। आपको सिलेबस से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने % आप उस सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं, कितने % आपको लगता है कि आपके जो मेंटल फैकल्टीज़ हैं, मेंटल एबिलिटीज़ हैं, वो उस सब्जेक्ट को कॉम्प्रीहेंड कर रही हैं, समझ रही हैं, आप सेटिस्फाई हो रहे हैं, और कितने % आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट आपको किसी न किसी हद तक फेल करवाने में हेल्प कर सकता है। तो याद रखें, अगर किसी भी किस्म की दिमाग के अंदर ये एम्बिग्विटी हो कि ये सब्जेक्ट ना मुझे शायद फेल करवा दे, तो डोंट गो फॉर दैट। तो एक तो ये बातें ना आपको होपफुली मेरी समझ आ गई होंगी। इस सारी बहस के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना वो ये बात अपने दिमाग में बिठा लें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट एलोकेशन करवाते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट सिर्फ आपको पास करने होते हैं, और वो जितनी भी ज़्यादा स्ट्रगल कर ली जाए ना तो वो पास ही होते हैं। अब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस किस्म का एजुकेशन सिस्टम मौजूद है जो हमें इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं करता कि हम किसी सब्जेक्ट के अंदर से किस तरह का स्कोर कर सकेंगे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि हम जब कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो हम किस तरह उसमें से ज़्यादा स्कोर हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जोलॉजी ऑप्ट करता हूँ तो मेरे एक दफ़ा 87 मार्क्स बनते हैं, सेकंड टाइम
84 मार्क्स मैं स्कोर करता हूँ, तो मुझे सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि यार ये 87 दूसरे कैंडिडेट्स हम कैसे ले सकते हैं। मेरे पास कौन कौन सी ऐसी जनाब मैंने ट्रिक्स अप्लाई किए थे जो दूसरे कैंडिडेट्स अप्लाई करके ना ज़ूलॉजी में से स्कोर ले सकते हैं। IR पॉलिटिकल साइंस लोग ऑप्ट कर लेते हैं, लेकिन 2018 में IR बहुत ज़बरदस्त तरीके से टारगेट, 2017 में बड़े ज़बरदस्त तरीके से टारगेट हुआ, 2018 में ज़रा लीनियंट रहा, 2019 के अंदर बड़ा दोबारा फिर ज़्यादा टारगेट हुआ। इस दफ़ा देखेंगे कि वो किस किस्म का रिज़ल्ट पेश करता है। तो सिलेक्शन आपके पास काफ़ी महीने, जो लोग अब तैयारी शुरू कर रहे होंगे उनको मतलब अब ये मई चल रहा है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त तक उनके पास ना काफ़ी टाइम होगा कि यार ना हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को एनालाइज कर लें, उनका सिलेबस देख लें, वो दोस्तों के साथ डिस्कशन कर लें उसका, तो बड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी। फाइनल सिलेक्शन से पहले आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, और उस वक्त तक अगर एक बंदे के पास इतना दिमाग है जो वो खुद रियलाइज़ कर सकता है कि कौन सा सब्जेक्ट की तरफ उसको जाना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट उसको आता है, कौन सा सब्जेक्ट उसको फेल करवाएगा। अगर वो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी वो एम्बिगुअस रहता है ना कि यार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये होगा वो होगा, तो फिर भाई उसका कोई हल नहीं है कि वो पास करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि 4 महीने की स्ट्रगल के बाद आप अपने आप को अगर एनालाइज नहीं कर सकते, आप अपने आप को रियलिस्टिकली नहीं सोच सकते, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। होपफुली नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसे अटैम्प्ट किया जाता है, किस तरीके से कौन से लफ्ज़ ऐड करने चाहिए, किस तरह क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहिए, किस किस्म की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जो फेलियर अक्सर हमारे पास सामने आता है वो कि उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, और इस तरह की बातें जो है ना हम उसमें थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज़ समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।